एक गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, ऑप्शन फॉर्म। सभी जानते हैं कि बहुत ही क्रूशियल स्टेज होती है किसी भी एडमिशन सिस्टम की कि ऑप्शन फॉर्म हमें ऑप्शन देते समय गलतियां ना करें, क्योंकि उसका पूरा प्रभाव जो है अगली एडमिशन सिस्टम पे, आपके एलोकेशन पे पड़ता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है वो कॉमन गलतियां जो कि आम तौर पर हो जाती है और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है, तो उसे हम अवॉइड कैसे करें। तो चलिए वीडियो में करते हैं शुरुआत और देखते हैं कि पहले हम जान लेंगे दोस्तों कि ऑप्शन फॉर्म का कितना महत्व है, और इतना महत्व है तो वो क्यों है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अलॉटमेंट का पूरा की पूरा आधार ही ऑप्शन फॉर्म है, क्योंकि आप जैसा दोगे वैसा ही पाओगे। तो जिस प्रकार से आप ऑप्शन दोगे, आप ऑप्शन प्रोवाइड करोगे, उसी प्रकार से आपको कॉलेज मिलने वाले हैं। तो ये सारा कुछ डिपेंड्स है हमारे ऑप्शन फॉर्म पर। जैसे ऑप्शन फॉर्म में हम करेंगे वही रिफ्लेक्ट हमें होगा, वही उससे ही हमें वापस मिलने वाला है। तो ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है जो कि हमें ऑप्शन देते समय बहुत सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, और उसीलिए ये ऑप्शन फॉर्म एक क्रूशियल स्टेज बन जाती है हमारे इस पूरे एडमिशन सिस्टम में। एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान हमें कर सकती है। एक ऑप्शन गलत पड़ गया, क्या अगर मिल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे रिफ्यूज़ करना, फिर अगले राउंड में जाना। अगले राउंड में पता नहीं कितनी जगह होगी, और इस साल के एडमिशन सिस्टम ऐसे तो मुझे लगता है कि सिर्फ महाराष्ट्र की बची है, बाकी सब हो चुके हैं। तो कितनी मूवमेंट होगी स्टूडेंट का उसमें भी अंदाज़ा नहीं है। तो बहुत आपको बड़ा खामियाजा, बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। दोस्तों कोई और ऐसे भी मुद्दे हैं जिसका हम डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शन फॉर्म ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको भरना है, आपको विचार करना है, ताकि उसकी आगे जो आने वाला रिजल्ट है उससे भी आपको ही निभाना है, झेलना है। तो ये सारा विचार करके ही आपको ऑप्शन फॉर्म भरना पड़ता है। तो उसे आप हल्के में प्लीज़ ना ले ले। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि ऑप्शन फॉर्म को इतनी आसानी से नहीं लेती। हालांकि हम एग्ज़ाम फॉर्म देते समय हम 2 दिन की क्या 5 मिनट की स्ट्रैटेजी तक आ जाते हैं कि सीटी दे तो 5 मिनट की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लेकिन हम जब एडमिशन सिस्टम शुरू होती तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते, तो बनानी चाहिए। तो ऑप्शन फॉर्म तक अपनी पूरी स्ट्रैटेजी आपकी रेडी होनी चाहिए, आपके पास लिस्ट होना चाहिए एक प्रॉपर। आपने बताया पिछले साल कितने कट ऑफ आया था, मेरा अभी कितना नंबर है, मेरिट नंबर है, फाइनल मेरिट लिस्ट में कितना उस पर प्रभाव पड़ा, और अब आखिरी जाके मुझे कौन से कॉलेज मिल सकते हैं और उसके ऊपर के कौन कौन से कॉलेज पर मैं चांस ले सकता हूँ। तो ये सारा गणित जो है आपका रेडी होना चाहिए। तो इस पे सारा आपका करियर दांव पर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि गलती से कोई ब्रांच का कोड हमें पड़ जाता है, कोई ब्रांच हम डाल देते हैं। बहुत बार स्टूडेंट्स का ये गलती होता है कि वो एक कॉलेज के इसमें पिछले साल भी कुछ ऐसे केसेस आए थे कि कॉलेज के नाम पर वो ऐसे ब्रांच लिए गए थे, उनसे उन्होंने एक्सेप्ट किए थे जहाँ पे उनको जाना नहीं था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका पूरा करियर दाव पर लगता है आपके एक ऑप्शन फॉर्म की गलती की वजह से, तो वो नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑप्शन फॉर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके पहले कुछ जो गलत धारणा है स्टूडेंट्स की, उस पर भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि कोई एक ही कैटेगरी पर सीट्स हमें अलॉट होगी, तो ये बहुत ही गलत है। उससे क्या होगा कि आप बहुत सारे मौके चूक जाते हैं। अगर आप एलिजिबल है ईडब्ल्यूएस के लिए, आप एलिजिबल है टीएफडब्ल्यूएस के लिए, तो अपने चांस ज़रूर लेना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि तो उन्होंने अप्लाई करने के बाद भी वो बोल रहे हैं कि सर हम टीएफडब्ल्यूएस को रिमूव कैसे करें। तो क्यों, कोई ज़रूरत नहीं करने की। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओपन की सीटें सभी के लिए ओपन है, ओपन की सीटें में सब एलिजिबल है, आपको मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि टीएफडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन कर दिया, ये मैं दोबारा बात छेड़ रहा हूँ दोस्तों, टीएफडब्ल्यूएस के लिए एप्लीकेशन कर दिया तो सिर्फ टीएफडब्ल्यूएस में ही आपका विचार होगा, ऐसा नहीं है। आखिर आप ऑप्शन देते हो, जब आप अभी आज ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए जाओगे, अब तो वहाँ पे ऑप्शन है टीएफडब्ल्यूएस का अलग सा, उसको आप सेलेक्ट करोगे तो मिलेगा आपको, नहीं सेलेक्ट करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आप पे डिपेंड है क्या करना है, लेकिन आपने चांस लेना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कि वो ऐसा नहीं करते, उनको ऐसा लगता है कि एक ही कैटेगरी में मुझे कंसिडर करेंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट है वो अगर टीएफडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, अगर वो ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है, तो उसको ओपन की भी सीटें होगी, ईडब्ल्यूएस की भी सीटें होगी, टीएफडब्ल्यूएस की भी सीटें होगी, वो सब पर चांस ले सकता है। तो इसमें कोई विचार करने की बात नहीं। आप सब जितना चाहे ज़्यादा आप सीट टाइप पर क्लेम करें और उसे लेने की कोशिश करें, ताकि आपके ऑप्शन बढ़ जाए, अच्छा कॉलेज मिलने की गुंजाइश बढ़ जाए। दूसरा है कि पहले कुछ ऑप्शन नहीं मिले। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि 300 ऑप्शन है, लेकिन मैं 10-12 ही डालूंगा, क्योंकि वो लोग तो फिर पहले 4-5 ही ऑप्शन देखते और अलॉट करके डालते। ऐसा होता नहीं है, सब कुछ सिस्टम से होता है, एलोकेशन का उनका जो लॉजिक है उससे होता है। तो एक बार आपका अगर फॉर्म स्कैन में आ गए तो सारे पैरामीटर उस पर अप्लाई होंगे, सारे आपके ऑप्शन रेफर किए जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले ही कुछ ऑप्शन करेंगे इसलिए कम ऑप्शन भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके मन में है ऐसा कोई सवाल तो आप छोड़ दीजिएगा उसे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है सीईटी या जेईई एक ही
कंसिडर होगा। तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट ने, मुझे तो ये लगा कि किसी स्टूडेंट ने जेईई का स्कोर डाला भी नहीं है ऑप्शन फॉर्म भरते समय, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। प्राइवेट कॉलेजेस की जो 15% सीट्स होती है वो सिर्फ जेईई से भरी जाती है, ऑल इंडिया कैंडिडेट से भरी जाती है। अगर आपने जेईई का स्कोर नहीं दिया है फॉर्म भरते समय तो वो सीट पर आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, गवर्नमेंट की सारी सीटें सीटीसी भरी जाती है वो ठीक है, लेकिन अगर कोई अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस है और जहाँ पे आप जाना चाहते हो तो फिर आप वो मौका मिस करोगे। तो ऐसा नहीं, आप दोनों से भी कर दीजिए, चाहे जितना भी स्कोर कम हो आपने अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो, आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो तो फिर आपको जेईई का विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए ही एलिजिबल हो, सिर्फ जो 15% सीट्स होती है अनएडेड कॉलेजेस में उसके लिए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए और उसी प्रकार से हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये भी एक शंका होती है, एक धारणा होती है, उसे भी मैं दूर करना चाहता हूँ। दूसरा कि कोई स्टूडेंट्स ने मुझे बोला था बीच में कि अगर जल्दी फॉर्म, मतलब डिप्लोमा का समय था उस समय, डिप्लोमा का ऑप्शन फॉर्म चल रहा था, तो जल्द भरोगे तो फिर जल्द हमारा नंबर लगेगा, पहले कंसिडर किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें फॉर्म भरते समय, पूरा अपना समय लीजिएगा। कोई ये जल्दबाजी हड़बड़ी में फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से एप्लीकेशन आपको वो भरते आएगा, 15-20 मिनट का काम है, ज़्यादा आपको लगेगा नहीं उसमें। आप पहले उस पर काम कीजिएगा, बाद में भरिएगा, कोई बात नहीं। तो चलिए मुड़ते हैं हमारे जो मेन प्रॉब्लम है कि जो कॉमन गलतियां जो स्टूडेंट करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ी ये गलती होती है कि आपका ऑप्शन का लिस्ट ना बनाना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, उनका लिस्ट रेडी रहता ही नहीं, उनको पता ही नहीं रहता है कि पिछले साल मेरे जो मार्क्स है उस पर कितने कॉलेज क्लोज हुए थे, कौन सा कॉलेज क्लोज हुआ था, वो पता ही नहीं रहता। तो फिर उन्हें अच्छा कॉलेज कैसे मिलेगा? अगर आपका होमवर्क ही नहीं हुआ है, अपनी पढ़ाई जैसे कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करनी होती है उसी प्रकार से आपको एडमिशन सिस्टम के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर वो आपने नहीं की तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको प्रॉपर एक लिस्ट बनानी चाहिए। हर स्टूडेंट ने ऑप्शन फॉर्म के लिए उनके ऑप्शन निकाल के रखना चाहिए, चाहे मुझे कितने भी परसेंटाइल हो, मैंने विचार करना चाहिए। देखो, अच्छा मांगने में कोई बात नहीं, मैं जो 50 परसेंटाइल है कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक लिस्ट होनी चाहिए, COP से लेकर आखिरी मेरे 50 मार्क तक जो पिछला कॉलेज क्लोज हुआ था वहाँ तक मेरी लिस्ट चाहिए और उसमें से मैंने अच्छे कॉलेजेस निकालने चाहिए। ये अगर है तो ही आपका आगे का काम आसान होगा। और कॉलेज के साथ साथ आपको कोर्स की भी लिस्ट बनानी चाहिए कि वहाँ पे कौन से कोर्स है, वहाँ पर मैं कौन से कोर्स के लिए जा सकता हूँ, मुझे किससे महत्व देना है, कॉलेज को महत्व देना है, ब्रांच को महत्व देना है, आप पर डिपेंड है। लेकिन ऐसे कॉलेज के नाम पर आप ऐसे कोर्स में मत जाइएगा जो आपको बाद में भारी पड़े। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा विचार करके एक प्रॉपर लिस्ट आपको ऑप्शन फॉर्म के लिए बनानी चाहिए और बाद में ही ऑप्शन फॉर्म के लिए जाना चाहिए, नहीं तो गलत ऑप्शन पढ़ने की बहुत शक्यता होती है। तो ये लिस्ट ना बनाने की एक गलती, कॉमन गलती स्टूडेंट्स करते। तो लिस्ट होनी चाहिए कि आपकी लिस्ट है रेडी, देख लीजिएगा। दूसरा कि पहला ही ऑप्शन गलत देना। दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग, फार्मेसी और बाकी के जो एडमिशन सिस्टम है हमारे अभी चल रहे, उनको मैं बताना चाहता हूँ कि सभी को पता होगा कि पहले ऑप्शन का कितना महत्व है। और एज पर रूल जो है कि पहला ऑप्शन अगर आपको मिलता है तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि जो सर्वोच्च आपकी मांग थी आपको मिल गई है, तो फिर आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं, वो आपको लेना ही पड़ता है। तो अगर पहला ऑप्शन अगर ऐसा आपने दे दिया गड़बड़ी में कि जो आपको नहीं चाहिए था या फिर उससे अच्छा आपको मिल सकता था, तो फिर आपका नुकसान ज़रूर होता है उस समय में। तो पहला ऑप्शन ऐसा ही देना चाहिए कि जो जहाँ पे आपको जाना है, जो सर्वोच्च है, जो आपको चाहिए, आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम ब्रांच है, वही आपका पहला ऑप्शन होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको पता रहता है कि मुझे इस मार्क पर ये कॉलेज मिलने वाला है, तो डायरेक्टली वो फर्स्ट नंबर पर डाल देते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि अरे यार उससे अच्छा ये कॉलेज था और मुझे मिल सकता था, तो फिर ये प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा ऑप्शन को आप ऊपर रखिएगा, आपको मिलने वाला है वो मिडल आ जाए, नीचे आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मिलने वाला है वो मिलने वाला है। लेकिन आप ऊपर के जो ऑप्शन है आपके जो अच्छे कॉलेजेस उनका पे चांस लेना चाहिए। तो पहला ऑप्शन बराबर से देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको जब पता होगा कि पहला ऑप्शन जो है वो ऑटो फ्रीज होगा और ऑटो फ्रीज हुआ ऑप्शन आपको लेना पड़ेगा, आप दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन, जैसे कि मैंने कहा, आपका जो अच्छा है, बेस्ट है, वही देना है। और अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी और ऐसा कॉलेज आपको कोई मिल गया है, तो पहला ऑप्शन अगर आपको जो चाहिए वो मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर ऐसा मिला कि जो आपको नहीं चाहिए था या फिर उससे बेटर मिलने वाला था, तो ये फिर आपका नुकसान है। अगले राउंड के लिए भी आप नहीं जा सकते हो, तो फिर सिर्फ आपके हाथ में होगा कॉलेज लेवल राउंड। तो ये दोनों भी कैप राउंड है, 20 साल तो 2 ही राउंड होने वाले। तो पहले ही राउंड में आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज पाकर फिर बेटरमेंट के लिए जाना, ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी कि एक अच्छे से अच्छा कॉलेज हाथ में रखो और फिर बेटरमेंट के लिए चले जाओ, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा है कि पर्याप्त ऑप्शन ना देना। बहुत सारे स्टूडेंट कंजूसी करते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ध्यान नहीं देते, 1-2 ऑप्शन निकालते हैं, फिर डाल देते हैं और सबमिट कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है।
तो कम ऑप्शन देने की वजह से क्या होता है कि अगर आपने कम ऑप्शन दे दिए और वो बहुत ही ऊपर के हो गए आपके मेरिट के, तो फिर आपको कॉलेज मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और इसमें जो पिछले स्लाइड पर हमने डिस्कशन किया, ऐसा भी हो सकता है एक दो ही कॉलेज आपने डाल दिए, कम ऑप्शन दिए मतलब, और अगर उसमें से पहले आपको लग गया तो फिर बाद में आपको पता चल सकता है कि अरे यार वो मैंने दो ही डाले, गलत कर दिया, वो जो मिला है उससे बेटर कॉलेज था जो मुझे मिल सकता था, या फिर जो मैंने डाला है वो अच्छा कॉलेज नहीं, तो फिर प्रॉब्लम आपको होगी। तो ऐसा नहीं, कम ऑप्शन नहीं देना चाहिए, पर्याप्त, बट आपको जितने ऑप्शन आप निकाल लीजिए, लेकिन आपके मेरिट के हिसाब से आपको ऑप्शन देना बहुत ज़रूरी है। पर्याप्त ऑप्शन आपने देने चाहिए। तो चलिए, कुछ जैसे कि आपको पता है कि मैंने पहले स्लाइड पर बताया कि आपको पहले राउंड में एक अच्छा कॉलेज हाथ में रखकर दूसरे राउंड के लिए जाना चाहिए बेटरमेंट के साथ। तो गलत ऑप्शन नंबर 2, ये बहुत कॉमन और बड़ी मिस्टेक है, बहुत सारे स्टूडेंट ये करते हैं, हर साल ये प्रॉब्लम आता है। पिछले वीडियो में आप चले जाओगे, जो पिछले बार भी मैंने किया था ऐसा वीडियो इस प्रकार का, तो उसके नीचे आप कमेंट्स में देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये गलती की है और उनसे हुई है, की है या फिर उनसे हुई है। तो मैं फिर से आपसे दोहराना चाहता हूँ, एक सैम्पल मैंने आपके साथ रखा है, सामने रखा है सॉरी, तो उसके हिसाब से, उसके अनुसार हम देखेंगे। एक सैम्पल है, उसमें आप उसको आप एज अ लिस्ट मत ग्राह्य दीजिएगा, उसको समझिएगा मत, ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो गलत ऑप्शन कैसे पढ़ते हैं देखिए दोस्तों, समझो एक स्टूडेंट ने बहुत सारे ऑप्शन निकाले, होता है ऐसा, वो 50-60 ऑप्शन निकालता है, लेकिन देते समय गलती कर देता है। अगर देखिए, समझो अगर मेरा रैंक है 1700 के आसपास और अगर मैं इस प्रकार के अगर दे रहा हूँ मैं ऑप्शन, तो इसका मतलब ये साफ साफ होगा कि मैं यहाँ पे ही अटक जाऊँगा, ये ऑप्शन मेरे टेस्ट होंगे ही नहीं। अगर मेरा रैंक है 1700 के आसपास और मैं ऐसे ऑप्शन दे रहा हूँ दोस्तों, तो सिस्टम ऊपर से ही देखती है कि फर्स्ट आपको मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, दूसरा मिल सकता है क्या, तीसरा, और ऐसे नीचे नीचे आएगी। यहाँ पे 1700 पे बैठ गया आपका आईटी, तो मिल जाएगा मुझे, लेकिन ये ऑप्शन मेरे काम के नहीं रहेंगे, ये टेस्ट ही नहीं हुए, क्योंकि मैंने उनको नीचे डाल दिया, उनको प्रेफरेंस नंबर मैंने गलत दे दिया। क्योंकि इसका जनरली ये ऊपरी तौर पर ये ऊपर क्लोज होने वाले हैं ब्रांचेस है, तो उनको मैंने ऊपर लेना चाहिए था। हाँ, अगर ऐसा है कि नहीं मुझे यहाँ पे जाना ही नहीं इस कॉलेज में, तो फिर यहाँ डालकर उसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको जाना नहीं है तो फिर उसको लिस्ट में मत ले लो। हाँ, अगर लेना है, उस पर टेस्ट करना है, तो उसको उसका जो प्रेफरेंस नंबर है वो सही देना आपको पड़ेगा, उसको ऊपर लेना पड़ेगा, ताकि वो टेस्ट हो जाए, मिले या नहीं मिले। अगर आपने ऐसा दिया, बहुत बड़ा ऑप्शन फॉर्म भरा, आपने बहुत ऑप्शन दिए, लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन दिया तो फिर बाद में आपको जाकर पता चलेगा कि ये ऑप्शन आपके टेस्ट हुए ही नहीं। तो ये गलत है। आपको ऑप्शन देते समय इस प्रकार से देना चाहिए ताकि ऑप्शन आपके टेस्ट हो जाए। हाँ, इसमें हो सकता है आपका यहाँ पर आपका चॉइस आगे पीछे हो सकता है कि मुझे कंप्यूटर को प्रेफरेंस देना है, ENTC को पीछे रखना है, तो आप ENTC को पीछे रख सकते हैं। अगर आपको कॉम्प को ही देना है प्रेफरेंस, तो आप कॉम्प को ऊपर ले सकते हैं, IT को बीच में आप दे सकते हो, आपके चॉइस के हिसाब से। लेकिन जो उनका डिमांड है, जो उनकी क्लोजिंग रैंक है, उसको भी आपको नज़र में रखना होगा, ताकि आपके ऑप्शन यहाँ पे टेस्ट हो जाए। इस कंडीशन में आपके ऑप्शन टेस्ट नहीं होंगे और आपको ये मिल जाएगा, और इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा डालकर भी। तो अगर आपको फ़ायदा करना है, देखना है मिलता है नहीं मिलता, तो उनको आपको ऊपर लेना पड़ेगा। तो गलत ऑप्शन नंबर ना दे, ऑप्शन नंबर सही दे। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। आपने लिस्ट बनाया है तो उसमें देख लीजिए पिछले सालों कितने में क्लोज हुआ था, उसका डिमांड क्या है, आप डिमांड के हिसाब से ऑप्शन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। अगर आपको लगता है कोई डिमांड के हिसाब से ऊपर आ रहा है कॉलेज, आपको वहाँ पे नहीं जाना है, तो उसको लिस्ट से रिमूव कर दीजिएगा, डालने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप ये सोच समझ कर कीजिएगा। अगले हम मिस्टेक की तरफ मुड़ते हैं। तो अगला एक है कि समान ग्रुप, ब्रांच, शिफ्ट कोर्स का विचार ना करना। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ ऑप्शन फॉर्म भरते समय क्या करते हैं, एक कॉलेज पकड़ लिया, इसको ही डाल देंगे, उसका कॉम डालेंगे, ENTC डाल देंगे, मैकेनिकल डाल देंगे, सिविल डाल देंगे। अरे भाई, डिसाइड करो ब्रांच आपका किस में इंटरेस्ट है। कॉलेज अच्छा है, ठीक है, लेकिन आपका इंटरेस्ट किस में, सारे ब्रांच आप डाल रहे हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ये देखते भी नहीं कि ENTC किस में क्लोज होता है, मैकेनिकल सिविल ऊपर होता है या नीचे होता है, और फिर ये तो गलत है। नीचे हम कितने भी डाल दो, यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी तो हो गया ना काम। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हो, ये ऐसा करते, पूरा कंप्यूटर डाल देते, पूरा कंप्यूटर, मतलब ये कॉलेज किसका कंप्यूटर है, इसका सारे जैसे जैसे नीचे आओगे सबके कंप्यूटर ले लेते। लेकिन आपको अगर अच्छा कॉलेज चाहिए, दोनों का संगम आपको करना है, ब्रांच और कॉलेज का, तो फिर आपका उसका जो समान ग्रुप है, उसकी ग्रुप ब्रांच है या फिर शिफ्ट है, उसका विचार ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाता हूँ कि अगर
ठीक है, आपने VJTI का कंप्यूटर आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वहाँ का IT भी अच्छा है ना, तो उसका भी आपको विचार ज़रूर करना चाहिए। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर को किसी को ऊपर लेना है, ऊपर ले सकते हो, लेकिन IT का भी विचार करना चाहिए। डायरेक्टली आप सिविल की तरफ जाने से बजाय आप उसकी जो लगत की ब्रांच है, उसकी जो समांतर ब्रांच है, उसका आपने ज़रूर विचार करना चाहिए। तो आपके पास और ऑप्शन रहेगी, अच्छे कॉलेज का एक ऑप्शन आपके हाथ में रहेगा। उसी प्रकार अगर कहीं पे सेकंड शिफ्ट है तो कंप्यूटर का ये फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और एक ऑप्शन आपका बढ़ेगा। अगर आपके हिसाब से जाना है, कॉलेज अच्छा है, ब्रांच अच्छी है, तो आपको उस पर चांस लेना चाहिए। इस प्रकार से आपका क्या होगा कि VJTI का कंप्यूटर टेस्ट होगा ही नहीं इस कंडीशन में, क्योंकि यहाँ का सिविल उसके पहले क्लोज होता है, तो कंप्यूटर आपका टेस्ट होगा ही नहीं, सिविल आपको मिल जाएगा। लेकिन कंप्यूटर मिल सकता है तो भी नहीं मिलेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ऑप्शन क्रमांक देते समय भी ध्यान रखना है, उसका जब ग्रुप बनाओगे आप, सॉर्टिंग करोगे, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन आपको ज़्यादा बढ़ा, अच्छे कॉलेजेस के ऑप्शन आपको ज़्यादा बढ़ाने, ताकि आपको अच्छा कॉलेज मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो ये भी गलती जनरली स्टूडेंट्स करते हैं, आप ऐसा ना कीजिएगा। दूसरा है कि जैसे हमने शुरुआत में ही बात की, TFWS EWS जैसे समांतर जो आरक्षण या फिर समांतर जो आपको जिसमें ज़्यादा सीट्स आपको मिलती है, उसमें आपका सीट टाइप आपको मिलता है, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है, ऐसे भी आरक्षण का वो उपयोग नहीं करते, ऐसे सुविधा का उपयोग नहीं करते स्टूडेंट। बहुत बार ऐसा होता है, वो सिंपली क्या करते हैं कि कॉम उनको जो लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। एक कंडीशन में ये ठीक है, लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो TFWS EWS के लिए, तो यहाँ पे वो आना चाहिए। तो फिर आपको उसमें देखिए 2-3 कॉलेज में ही आपको 5, 6, 7 ऑप्शन मिल जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आप TFWS के लिए हो, TFWS के डाल दीजिएगा, नॉर्मल डाल दीजिएगा, EWS डाल दीजिएगा, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके बढ़ते हैं। लेकिन सिर्फ आप देख लीजिएगा डिमांड किससे है, उसके अनुसार आप उसे डाल सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, तो आप पर डिपेंड है। लेकिन आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए, उस पर चांस लेना चाहिए। तो यहाँ पर TFWS का ही सिर्फ विचार नहीं होगा, यहाँ पे TFWS का विचार होगा, उसके बाद नॉर्मल का भी विचार हो रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि TFWS के लिए एप्लीकेशन कर दिया सिर्फ TFWS की ही सीट के लिए विचार होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपने नॉर्मल के ऑप्शन डाल दिए तो उसका भी विचार हो रहा है, साथ साथ आपकी EWS का भी विचार हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक ही कैटेगरी का विचार हो रहा है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जितने ज़्यादा सीट टाइप पर क्लेम रखेंगे उतना अच्छा है, उतने ऑप्शन उनके हाथ में रहेंगे। अगला है कि अपने मेरिट रैंक के अनुसार ऑप्शन ना देना। आपने बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते, बहुत सारे ऑप्शन निकालते, लेकिन उनके आसपास के निकालते ही नहीं। अभी इस कंडीशन में आपको फॉर एग्जांपल देकर बता, वही एग्जांपल हम रिपीट करेंगे। अगर मुझे 90 परसेंटाइल है, अभी समझो मुझे 90 परसेंटाइल है इस कंडीशन में, तो अगर मैंने इतने सारे 21 ऑप्शन निकाले, लेकिन इसका उपयोग होगा क्या? मैं अगर ऑप्शन फॉर्म भरूँ तो उसका उपयोग नहीं हुआ, क्योंकि 90 तक में आया ही नहीं। तो मुझे आना पड़ेगा मेरे रैंक के हिसाब से, मेरे परसेंटाइल तक, 90 परसेंटाइल तक के मुझे कॉलेजेस निकालने होंगे। ये इसमें इंक्लूड है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, वो डालना ही चाहिए। लेकिन मुझे मेरे जो रैंक है वहाँ तक नीचे भी आना चाहिए, तभी मुझे कॉलेज मिलेगा, वरना मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे मैं कितने भी कॉलेज निकालूं, जब तक कि मैं मेरे रैंक तक नहीं आता। तो दोस्तों, अगर आपने लिस्ट बनाई है तो देख लीजिएगा आपको आपका रैंक क्या है, आपके परसेंटाइल कितने, पिछली बार या फिर उसके पिछली बार, जहाँ तक आपको पीछे जाना है, कितने रैंक पर कॉलेजेस क्लोज हुए थे, कितने ऐसे कॉलेजेस है वो निकाल लीजिएगा। उसमें से अच्छे आपको कौन से लगते हैं वो निकाल दीजिएगा, उसमें आपको अंदाज़ा आ जाएगा, और तभी आप एक बेहतरीन ऑप्शन फॉर्म भर पाओगे और एक अच्छा ऑप्शन हाथ में रखकर अगले राउंड में बेटरमेंट के लिए जा पाओगे, वरना नहीं। तो दोस्तों, मैंने जैसे कि कहा, आपके मेरिट के हिसाब से भी ऑप्शन फॉर्म में आने चाहिए। सिर्फ ऐसे ऑप्शन नहीं कि जो ऊपर ही क्लोज हो रहे, आपके मार्क्स तक आने चाहिए। इसका भी बार बार जिक्र हमने किया, और कुछ कॉमन मिस्टेक है जिसका भी हम जिक्र इसमें थोड़ा सा करेंगे जाते जाते। दोस्तों, ऑप्शन फॉर्म खुद ना भरना, खुद उसको प्रिपेयर ना करना, खुद ना भरना, बहुत सारे स्टूडेंट करते। किसी को बताया, दोस्त को बताया मेरा भर दो, किसी कैफ़े वाले को बोल दिया मेरा भर दो, फॉर्म भी कैफ़े वाले से भरे, कोई स्टूडेंट का ID पासवर्ड भी उसके पास ही होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने उनसे हेल्प ले ली, भरने के लिए डर रहे आपकी कहीं क्लिक ना हो जाए, सबमिट ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए, ठीक है, आप दूसरे से भरवा लो, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ऑप्शन निकालने चाहिए कि ये मेरे ऑप्शन है और इसी प्रकार से भर दो बॉस। ऐसे तो मामले कुछ भी होते कि कहीं पे जाते हो, अभी तो ऑनलाइन है सब, पिछली बार कैसा था कि फिजिकली स्टूडेंट जाते थे EFC सेंटर पे फॉर्म भरने के लिए, वो हेल्प करते थे, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि वो कॉलेज उनका ही ऑप्शन डालकर कन्फर्म कर देते थे। तो ऐसा भी होता है। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। आपका फॉर्म आपने प्रिपेयर करना है, चाहे भरने के लिए आप सपोर्ट ले ले किसी का, लेकिन आपका ऑप्शन फॉर्म आपको प्रिपेयर करना है और आपकी इच्छा के अनुसार ही उसे भरना चाहिए।
दूसरी एक बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि ऑप्शन निकालने के चक्कर में, अभी क्या होता है कि बहुत सारे पैरामीटर हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो ऑप्शन निकालने के चक्कर में क्या होता है कि अगर मुझे थोड़े से मार्क कम है, 70-80 परसेंटाइल है, तो मैं मेरे मार्क्स निकालते समय इसका मुझे अंदाज़ा नहीं रहता है कि मैं किस कॉलेज को इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं नीचे नीचे आता हूँ लेकिन ये भूल जाता हूँ कि उस कॉलेज के बारे में पता करना, उसको मैं इंक्लूड कर देता हूँ, ऑप्शन में डाल जाता हूँ, मिल जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे यार ये कॉलेज और ये ब्रांच तो बहुत ऐसा है, वहाँ पे ऐसा है, दूर है, मैं वहाँ रह नहीं सकता, तो इसका विचार हमें पहले करना है। देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन फॉर्म जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑप्शन डालते समय खुद को पूछिएगा, वह सिनेरियो मुझे ये मिल गया तो मैं जाऊँगा क्या? यस बोलता है आपका मन, आप पूरी तरह से तैयार हो तो ही उसको ऑप्शन फॉर्म में डाल दीजिएगा। ऑप्शन फॉर्म भरना है इसलिए मत, उसको ऑप्शन भरने इसलिए मत भरिएगा, आपके मार्क्स तक उसको आना है इसलिए मत आइएगा। आपको उस कॉलेज में जाना भी आप जाने वाले हो, चाहने वाले हो, रहने वाले हो, करने वाले हो, तो आप उसको भरिएगा। ठीक है, तो ये आप गलती मत कीजिएगा, बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट से। दूसरा है कि गड़बड़ी में ऑप्शन भरना, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कहते हैं गड़बड़ी में ऑप्शन भरते, उनको पता भी नहीं रहता है कई बार तो उन्होंने कौन सा कॉलेज डाला है और वो ऑप्शन भर देते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको पर्याप्त समय है आपके पास, विचारपूर्वक उसे भरे, कोई गड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि समान नाम के कॉलेजेस होते हैं, और कैसा होता है कि एक ट्रस्ट के 2-3 कॉलेजेस होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक सिटी में कॉलेज दूसरी सिटी में भी होता है, और गड़बड़ी में हम क्या कर देते हैं कि हमें देना होता है नागपुर का, देते हैं पुणे का, ऐसा बहुत बार ऐसा होता है। या फिर देना होता है पुणे का, देते हैं नागपुर का, देना होता है रावेत का, देते, या फिर PCCOE का हम फॉर एग्जाम्पल कर रहे हैं, आपको देना है पुणे का, रावेत का दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ताकि आपको ये भी नहीं हो, समांतर नाम वाले जो कॉलेजेस है आप देख लीजिएगा कि आप क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, कहाँ का कॉलेज है, एक बार फिर से देख लीजिएगा कि वो जो आप डाल रहे हो करेक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आपसे ये गलती ना हो जाए कि कोई ऐसा कॉलेज ना आ जाए कि जहाँ पर आप जा नहीं पाओगे, या फिर आपने उसे शॉर्टलिस्ट नहीं किया था। तो हो सकता है कि नाम के समानता की वजह से ऐसा हो, तो ये भी एक आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसी भी कुछ बातें हुई थी। चलिए कुछ और जाते जाते समय मैं आपको बताना चाहता हूँ जाते समय कि पहला ऑप्शन विचारपूर्वक दीजिए, जिस पर हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है। पहला छोड़ के अगर आपको कोई मिलता है तो आप बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, और यही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। मुझे बार बार कह रहा हूँ कि एक अच्छे तरीके से आप ऑप्शन फॉर्म प्रिपेयर कीजिएगा, भरिएगा, और आपको पहले राउंड के बाद एक अच्छा ऑप्शन आपके हाथ में रहेगा, भले वो 10वां हो, 11वां हो, 20वां हो, 50वां हो, लेकिन आपके हाथ में एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद आप बेटरमेंट के लिए जाओगे तो फिर अगले राउंड में आपको और बेहतर कॉलेज मिलने की गुंजाइश रहे। ऑप्शन फॉर्म भरने के बाद उसे कंफर्म करना ज़रूरी है। मैं जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ ऑप्शन फॉर्म भरना ही नहीं, उसे कंफर्म करना भी ज़रूरी है। ऑप्शन देने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस कॉलेज को आप ऐड कर रहे हैं उसका फीस, लोकेशन, बाकी की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिएगा, बाद में उसे ऑप्शन फॉर्म में डाल दीजिएगा। दूसरी एक ही बात है कि धोखाधड़ी से सावधान रहिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आपको लालच देता है कि इस कॉलेज में आपको इतने रुपए में, इस कॉलेज में आपको मैं एडमिशन दे दूंगा, पहले इन्फॉर्मेशन ले लो, कॉलेज के मैनेजमेंट से बात करो, कॉलेज के आप जो व्यवस्थापन होगा, कॉलेज के जो लोग होंगे उससे बात कर लो, ताकि आपका आर्थिक या फिर बाकी का नुकसान ना हो। तो इसी कुछ मुद्दों के साथ इस वीडियो में हम देते हैं विराम। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। अगर आपको लग रहा है कि कंटेंट ठीक ठाक है, अच्छा है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो शेयर और लाइक करने में कोई हर्ज नहीं। जाते जाते आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।